Hi everyone, I नईम अहमद सकलानी ऑलवेज वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नईम अहमद सकलानी। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, मैं अपना बता दूं, मेरा गले में आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है एंड फीवर भी हो रहा है, बट एज आई प्रॉमिस, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पूरा का पूरा कवर करने के बाद हम अपना वर्ब चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम विजिट किया है, उन लोगों को बता दूं कि मैं पिछले 6 सालों से इंग्लिश लैंग्वेज डील कर रहा हूं एंड कई सारी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाने के बाद यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। अच्छा, जिन लोगों को बेसिक कंप्लीट करना है तो पूरा का पूरा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज मैंने अपने चैनल पे कवर करा रखा है, वहाँ से बेसिक्स कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद इंग्लिश को चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कीजिए, फिर आपको बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। और जिन लोगों का बेसिक ऑलरेडी कंप्लीट है वो यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑल आर वेलकम, ठीक है। सो यहाँ तक कितनी बात समझ में आ गई होगी कि सर हम आज वर्ब चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वर्ब में हम क्या पढ़ेंगे, वर्ब का क्या मतलब होता है सर? देखिए, वर्ब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, पूरी लाइफ टाइम आप जब तक इंग्लिश सीखेंगे या नहीं सीखेंगे, ये बात आपके पूरी लाइफ काम आने वाली है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब के पॉसिबल नहीं है। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज का कोई सेंटेंस लिखना है या बोलना है, ठीक है, तो वहाँ आपको मेन वर्ब पुट करनी पड़ेगी। बिना मेन वर्ब के कोई भी सेंटेंस पॉसिबल नहीं हो सकता है। अब वर्ब पे आ जाओ। ये बात मैंने आपको क्यों बताई, सब कुछ पता लग जाएगा आपको कि मैंने ये सारी की सारी बातें जो आपको बताता हूँ बीच बीच में सेंटेंस, वो क्यों बता रहा हूँ, है ना, सब पता लगेगा। अब आ जाओ वर्ब पे कि वर्ब क्या होता है। देखो, वर्ब इंग्लिश लैंग्वेज का एक ऐसा वर्ड है, आई रिपीट, वर्ब इंग्लिश लैंग्वेज का एक ऐसा वर्ड है जो कि या तो सर एक्शन दिखा सकता है, या तो स्टेट दिखा सकता है, या तो हैपनिंग दिखा सकता है ना। या तो एक्शन दिखाएगा, सेकंड वन स्टेट दिखा सकता है, थर्ड वन हैपनिंग दिखा सकता है। सर एक्शन से क्या मतलब है, स्टेट से क्या मतलब है, हैपनिंग से क्या मतलब है, अभी क्लियर हो जाएगा। सॉरी सर, एक्शन से क्या मतलब है? देखो, हम यहाँ पे किसी मूवी की बात नहीं कर रहे हैं एक्शन से, है ना, कि सर आप वहाँ पे साउथ इंडस्ट्री में पहुँच जाओ कि वहाँ पे जो धोती ऐसे करके हिलाते हैं तो आसपास की पूरी धूल उड़ जाती है। हम उस एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंग्लिश लैंग्वेज के एक्शन की बात कर रहे हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज में एक्शन क्या होता है सर? इंग्लिश लैंग्वेज में एक्शन वो एक्शन होता है, अगर कोई भी सेंटेंस आपने बोला अगर कोई भी सेंटेंस आपने बोला और उस सेंटेंस में अगर बॉडी का कोई भी पार्ट हिल रहा है ना, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट का अगर कोई भी बॉडी का पार्ट हिल रहा है तो उस सेंटेंस में एक्शन है। एग्जाम्पल देता हूं, मैंने कहा आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से लेटर लिख रहा हूँ। तो मैं 2 घंटे से लेटर लिख रहा हूँ। तो आप मुझे बताइए, जो सेंटेंस मैंने आपसे बोला है कि मैं 2 घंटे से लेटर लिख रहा हूँ, तो क्या इसमें एक्शन होगा? आप कहोगे सर एक्शन परफॉर्म होने के लिए बॉडी के किसी पार्ट का हिलना ज़रूरी है। तो अगर आप लेटर लिख रहे हो तो आपके कुछ बॉडी के पार्ट्स डेफिनेटली हिलेंगे, और अगर कुछ बॉडी के पार्ट्स डेफिनेटली हिलेंगे तो वहाँ पे सर एक्शन माना जाएगा। मतलब इस पार्टिकुलर सेंटेंस में एक्शन हो रहा है ना, और इस पार्टिकुलर सेंटेंस में एक्शन हो रहा है। और ये सेंटेंस है सर, यहाँ तो वर्ब होगी ही होगी। आपने अभी बताया कि मेन वर्ब के बिना तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता, है ना। और यहाँ तो सर वर्ब होगी ही होगी क्योंकि सेंटेंस है। और अगर मेन वर्ब होगी तो सर यहाँ मेन वर्ब क्या दिखा रही होगी? एक्शन दिखा रही होगी। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको। अब स्टेट वाले पे आ जाओ। स्टेट से क्या मतलब है सर? देखो, स्टेट से मतलब है अवस्था। स्टेट से क्या मतलब है? अवस्था। मतलब मैंने कहा Raman has become an inspector। रमन has become an inspector। रमन एक इंस्पेक्टर बन गया है। अब जो ये सेंटेंस मैंने आपसे बोला है कि रमन एक इंस्पेक्टर बन गया है, आप मुझे बताइए सर क्या इसमें कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है? आप कहोगे नहीं सर, रमन एक इंस्पेक्टर बन गया है, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है। और क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे किसी का बॉडी का कोई भी पार्ट नहीं हिल रहा है ना, कोई पार्ट नहीं हिल रहा है। और अगर बॉडी कोई पार्ट नहीं हिल रहा है तो सर एक्शन तो परफॉर्म नहीं हो सकता। और एक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता, वर्ब तो इसमें सर है ही है। तो वर्ब सर क्या दिखा रही होगी? वर्ब सर स्टेट दिखा रही होगी, है ना, वर्ब स्टेट दिखा रही होगी। और ये सेंटेंस सुनने में भी पता लग रहा है कि सर वह एक इंजीनियर है, वह एक डॉक्टर है। इन सारे के सारे सेंटेंसेस में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बस एक स्थिति बताई जा रही है, कंडीशन बताई जा रही है उसकी सब्जेक्ट की कि वह क्या है ना। तो वहां पे
एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, और वहाँ वर्ब तो होगी क्योंकि वो सेंटेंस है, और कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बन सकता। तो वहाँ जो वर्ब होगी क्या परफॉर्म करेगी सर? स्टेट परफॉर्म कर रही है। क्या? स्टेट परफॉर्म कर रही है। अच्छा, अब हैपनिंग वाले पे आ जाओ कि हैपनिंग से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सर हैपनिंग से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने कहा सुबह हो रही है, मैंने कहा आपसे सुबह हो रही है। हैपनिंग का हिंदी का मीनिंग आपको पता भी होगा, बता देता हूँ फिर भी, कि हैपनिंग का हिंदी मीनिंग होता है कि होना, है ना, होना, किसी चीज़ का होना, किसी इवेंट का होना या होना। तो हैपनिंग का मतलब होना होता है। तो सर हैपनिंग का मतलब होना होता है, तो वही तो मैंने आपसे बोला, सुबह हो रही है तो कुछ हो रहा है ना सर। हाँ सर, कुछ हो रहा है। और अगर कुछ हो रहा है तो वहाँ जो वर्ब होगी इस पार्टिकुलर सेंटेंस में क्या शो कर रही होगी सर? हैपनिंग शो कर रही होगी। अब इंग्लिश वाले एग्जाम्पल्स पे आ जाओ, है ना, इंग्लिश वाले एग्जाम्पल्स पे आ जाओ। मैंने कहा दे आर बीटिंग आमिर, दे आर बीटिंग आमिर। दे यहाँ पे सर सब्जेक्ट है, आर एक हेल्पिंग वर्ब है। जिन लोगों को ये आइडेंटिफाई करना नहीं आता है, बेसिक देख लेना, सब कंप्लीट हो जाएगा, सब समझ में भी आएगा। दे यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, आर एक हेल्पिंग वर्ब है। सर क्यों है हेल्पिंग वर्ब? क्योंकि यहाँ पे ये एक मेन वर्ब है। सर मैं कैसे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ? आप भी सारे के सारे आइडेंटिफाई कर पाओगे। वर्ब चैप्टर कंप्लीट तो करने दो मुझे, बस पेशेंस रखना है, मुझ पर ट्रस्ट करना है। पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप खुद ही बहुत ही इजीली देखते ही आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन सी क्या वर्ब है। आ जाओ इधर। सर दे एक सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये एक मेन वर्ब है। सर मेन वर्ब है बीटिंग, बीटिंग मतलब मारना। सर मारने में हाथ पर हिलते या नहीं हिलते हैं? आप कहोगे सर हाँ हाथ पर हिलते हैं। और अगर हाथ पर हिलते हैं तो क्या सर एक्शन परफॉर्म होगा नहीं होगा? हाँ सर बिल्कुल, एक्शन यहाँ परफॉर्म हो रहा है ना। अच्छा चलो ठीक है, वो बाद में देखेंगे। यहाँ पे ये जो वर्ब है क्या परफॉर्म कर रही है? सर आप कहोगे सर इस वर्ब से एक्शन परफॉर्म हो रहा है। क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है? सर मारने का। ठीक है, कौन मार रहे हैं? दे आर बीटिंग आमिर, वे आमिर को मार रहे हैं। सेकंड एग्जांपल, कल्पना हैज़ बिकम अ डॉक्टर, कल्पना हैज़ बिकम अ डॉक्टर। कल्पना एक डॉक्टर बन गई है, कल्पना एक डॉक्टर बन गई है। कल्पना एक सब्जेक्ट है, हैज़ एक हेल्पिंग वर्ब है, बिकम एक मेन वर्ब है। सर यहाँ पे अगर ये मेन वर्ब है तो यहाँ पे क्या शो कर रही है सर? कल्पना हैज़ बिकम अ डॉक्टर, कल्पना एक डॉक्टर बन गई है। कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है सर। एक आपने स्टेट बताइए यहाँ पे उसकी, कल्पना की एक स्टेट बता दी कि कल्पना एक डॉक्टर बन गई है, और स्टेट बता दी, मतलब यहाँ जो वर्ब है क्या शो कर रही है सर? स्टेट शो कर रही है। अब थर्ड वाले एग्जाम्पल पे, वी आर गेटिंग लेट, हमें देर हो रही है। वी आर गेटिंग लेट, हमें देर हो रही है। सर अगर हमें देर हो रही है तो क्या कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है? आप कहोगे नहीं सर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ कुछ हो रहा है, मतलब वी आर गेटिंग लेट, कुछ हो रहा है ना, तो हैपनिंग है यहाँ पे, कुछ होने को ही तो हैपनिंग बोलते हैं। आप कहोगे सर गेटिंग यहाँ एक मेन वर्ब है, क्योंकि वी एक सब्जेक्ट है, हार एक हेल्पिंग वर्ब है, गेटिंग मेन वर्ब है, और गेटिंग अगर मेन वर्ब है तो सर यहाँ क्या शो कर रही है सर? एक्शन परफॉर्म नहीं कर रही है, स्टेट परफॉर्म नहीं कर रही है सर, हैपनिंग परफॉर्म कर रही है। क्या प्रूव हुआ? नहीं हुई। ये जो डेफिनेशन मैंने आपको लिखी थी, इट इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन स्टेट हैपनिंग, क्या अभी तक क्लियर हुई या नहीं? यस और नो, हाँ या ना बोल दिया करो, हाँ या ना बोला करो वहां से, ठीक है। इतने टाइम तक सिर्फ हमने डेफिनेशन को ही अंडरस्टैंड किया है। क्यों किया सर इतना टाइम मैंने डेफिनेशन पे क्यों लगाया? बिकॉज ऑफ फाउंडेशन। अगर एक बार फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग हो गई ना तो पूरे के पूरे एडवांस लेवल तक वर्ब चैप्टर में आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी, और अभी आने भी नहीं दूंगा, मैं आने ही नहीं दूंगा, ठीक है। आ जाओ। अब देखो वर्ब सिर्फ दो तरीके की होती हैं सर, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। कितनी सर? एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब, बस दो ही तरीके की, ठीक है। वर्ब टू टाइप्स, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब, ठीक है। हमने कहा सर दो तरीके की वर्ब होती हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। तो मैंने कहा अगर पहले हेल्पिंग वर्ब अपनाने देखी, लाओ पहले हेल्पिंग वर्ब ही पढ़ लेते हैं। तो आपने कहा सर ठीक है हेल्पिंग वर्ब पहले पढ़ लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो दो तरीके की होती हैं। हाँ, हेल्पिंग वर्ब हमेशा दो तरीके की होती हैं बस। कौन कौन से सर? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब टू टाइप्स, कौन कौन सी? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब एंड मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिट गई है, मैं बोल देता हूँ, AUXILIARY, मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। और एक्सिलरी की स्पेलिंग आप यहाँ से भी देख सकते हैं, वर्ब के लिए मैंने वी लिख दिया है, ठीक है। ये आई थिंक मेरे आस्तीन से थोड़ा सा रेज हो गया होगा, कोई बात नहीं। मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब, फिर से स्पेलिंग रिपीट कर दूं, AUXILIARY, ठीक है। और यहाँ वी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब, जिसको हम मॉडल्स भी बोलते हैं, है ना, जिसको हम मॉडल्स भी बोलते हैं। सर हमने देखा हेल्पिंग वर्ब दो तरीके की होती है, उसमें हमने देखा प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब पहले में देखा ना हमने, तो हमने कहा ठीक है पहले प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब को देख लेते हैं कि ये क्या होती है ना, फिर उसके बाद हम मॉडल्स देखेंगे कि मॉडल्स क्या होता है। तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब पे आ जाओ कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब क्या होती है। देखो
प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। और इनके नेम पे तो बिल्कुल मत जाना कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब, सर कैसे कैसे नाम है। अरे बड़े ईजी हैं, जितने डिफ़िकल्ट से इनके नाम है ना उससे कहीं ईजी इनका यूज़ है। इनको अंडरस्टैंड करना है, इनको समझना है, बहुत ईजी है। आ जाओ देखो, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और इनके नाम अगर नाम याद नहीं याद हो रहे हैं तो छोड़ दो, इनको मत करो याद, कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ना तो ये कभी स्पोकन में आपके काम आएंगे इनके नाम, ठीक है। बस ये है कि पढ़ाने के लिए इनको यूज़ करना पड़ता है इनके नाम को ना, क्योंकि जो इनके नाम है वो बताने पड़ते हैं, है ना। लेकिन स्पोकन में कभी यूज़ नहीं होंगे, ना ही किसी पार्टिकुलर एग्जाम में इनका यूज़ होता है कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब क्या होती है, इस तरीके से, है ना, ठीक है। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब हम पढ़ रहे थे। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब 3 तरीके की होती हैं। अब ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब जो 3 तरीके की होती है ना, आपने इंग्लिश को कभी भी पढ़ा है, सिर्फ पढ़ा है किसी बुक से, सिर्फ जस्ट रीडिंग की है आपने, तो आपने एक बार नहीं 50 बार ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब देखी होंगी, पढ़ी होंगी, ठीक है। हाँ, लेकिन उस टाइम आपने पहचाना नहीं होगा कि ये एक हेल्पिंग वर्ब है, उस टाइम आपने नहीं पहचाना होगा कि ये हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन हाँ, जैसे ही मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब है, तो आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि हाँ सर, जब हम रीडिंग किया करते थे या कुछ भी किया करते थे, हम सोशल मीडिया यूज़ किया करते थे, ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब हम वहाँ पर देखा करते थे। आ जाओ भीतर। 3 तरीके की मैंने बताया प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होती हैं। कौन कौन सी? देखो, एक तो बी की फॉर्म होती है, एक हैव की फॉर्म्स होती है और एक डू की फॉर्म होती है। कौन सी सर? एक बी की फॉर्म होगी और एक हैव की फॉर्म होगी और एक डू की फॉर्म होगी। आ जाओ इधर। सर बी की फॉर्म कौन सी होती है? देखो यहाँ मैंने लिख दिया है, ये मत सोचना कि सर सिर्फ बोल बोल के ही कर रहे हैं। बी की फॉर्म्स, हैव की फॉर्म्स, डू की फॉर्म्स, 3 तरीके की। अब बी की फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं सर? इज एम आर वॉज वर्ब। कौन सी? इज एम आर वॉज वर्ब। बी की फॉर्म इज एम आर वॉज वर्ब, ठीक है। हैव की फॉर्म हैव हैज़ हैड। अब इनमें से आपने आइडेंटिफाई किया होगा कि सर इज एम आर, ये सब कुछ हमने देखा हुआ है, लेकिन इनके यूज़ क्या है सर, और ये कहाँ कहाँ कब किसके साथ इस्तेमाल किया जाएगा, अभी सब बता रहा हूँ, अभी सब बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। सर बी की फॉर्म्स इज एम आर वॉज वर्ब हो गई, ठीक है। हैव की जो फॉर्म्स होगी वो हैव हैज़ हैड। कौन सी फॉर्म हो गई? हैव की फॉर्म्स हैव हैज़ हैड। और जो 3rd नंबर की हमारी फॉर्म है वो है डू, और उसकी फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं? डू डज डिड डन। कौन सी? डू डज डिड डन, बस, ठीक है। अभी इनके यूज भी हम देखने वाले हैं, कब कहाँ कौन सी इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट नोट डाल के हमेशा रखिएगा। नोट जहाँ मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप नोट ज़रूर बनाएं, अपनी नोटबुक में नोट ज़रूर बनाएं, ठीक है। ये मत सोचना कि वीडियोस में समझ में आ रहा है तो नोट्स नहीं बनाएं। आप एक नोटबुक लीजिए और पेन से उसको नोट करते रहिए जो मैं बता रहा हूँ आपको। एंड एक बात और ध्यान रखिएगा कि मैं जो वर्बली बताता हूँ, कई बार क्या होता है, मैं सारे पॉइंट्स फ्लो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ जो आपको तुरंत नोट करने चाहिए। ज़रूरी नहीं है जो मैंने वाइट बोर्ड पे लिखा सिर्फ वही आप लिखेंगे, है ना। जो मैं कुछ आपको फ्लो में पॉइंट्स बता रहा हूँ उनको भी आपको नोट डाउन करना है। ये आप ही के बेनिफिट के लिए बता रहा हूँ मैं बात, ठीक है। अब देखो, जो मैं पॉइंट बताने वाला था अब वो ये है कि सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब, सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम कर सकती हैं। सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम कर सकती हैं सिवाय मॉडल्स के। आई रिपीट, सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम कर सकती हैं सिवाय मॉडल्स के। मॉडल्स क्या, अभी बताया था ना मैंने कि हेल्पिंग वर्ब 2 तरीके की होती हैं, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब एंड मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। तो मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब को ही तो मॉडल्स बोलते हैं। तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा कि सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब है ना, वो मेन वर्ब का काम कर पाती हैं, कर लेती हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं, साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करती हैं, सिवाय मॉडल्स को छोड़ के, सिवाय मॉडल्स को छोड़ के, ठीक है। अब अगर मॉडल्स को हमने छोड़ दिया सर, मॉडल्स को हमने छोड़ दिया तो बचाई क्या सर? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब बची, और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब ही हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम कर लेती हैं। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, मैंने आपसे कहा कि सारी की सारी मॉडल्स हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी, कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करेंगे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। इसमें एक्सेप्शन क्या है? कुछ मॉडल्स, 3 मॉडल्स ऐसी हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी एक्ट कर सकती हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं सर? देखो मैंने लिखा है, मॉडल्स ऑलवेज एक्ट एज हेल्पिंग वर्ब एक्सेप्ट सम मॉडल्स। कौन कौन सी मॉडल्स हैं सर? नीड, डेयर एंड यूज्ड टू। नीड, डेयर, यूज्ड टू को छोड़कर सारी की सारी मॉडल्स हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी। तो सर ये भी मॉडल्स हैं, तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करती हैं कभी कभी, तो किसका काम करेंगी? देखो, या तो ये मेन वर्ब का काम करती हैं या किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर सकती हैं। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके माइंड में 2 एग्जाम्पल आने चाहिए थे, आई मीन 2 डाउट आने चाहिए थे। कौन से डाउट आने चाहिए थे सर? डाउट ये आने चाहिए थे कि
जब इनको हेल्पिंग वर्ब भी बनाया गया है सर, है ना, इनको हेल्पिंग वर्ब बनाया गया, तो अगर सर इनको हेल्पिंग वर्ब बनाया गया है तो एक बात बताइए सर, जब इनको हेल्पिंग वर्ब भी बनाया गया तो ये मेन वर्ब का काम क्यों करती हैं कभी कभी? जब इनको बनाया हेल्पिंग वर्ब गया तो कभी कभी मेन वर्ब का काम क्यों करती हैं? एंड सर, और सेकंड डाउट क्या होगा आपका कि सर हम कैसे पहचानेंगे, है ना, हम कैसे पहचानेंगे कि कब ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही हैं एंड कब ये मेन वर्ब का काम कर रही हैं? पहला डाउट आपका क्लियर करते हैं कि अगर ये हेल्पिंग वर्ब ही है, इनको बनाया हेल्पिंग वर्ब की तरह ही गया, हेल्पिंग वर्ब ही बनाया गया, तो ये मेन वर्ब का काम कभी कभी क्यों करती हैं? देखो, याद करिए, इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, एक बात बताई थी बहुत इंपॉर्टेंट कि बेटा हमेशा ध्यान रखना कि एक सेंटेंस कोई कभी भी बिना मेन वर्ब के पॉसिबल नहीं है। एक सेंटेंस कभी भी बिना मेन वर्ब के पॉसिबल नहीं है। अगर आपको सेंटेंस बनाना है, बोलना है, लिखना है, तो आपको वहाँ मेन वर्ब पुट करनी पड़ेगी, है ना, करनी पड़ेगी। अच्छा, अब आ जाओ, आप इस सेंटेंस का इंपॉर्टेंस देखना क्या है। इसी सेंटेंस ही आपको ये बात समझ में आएगी कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम क्यों करती हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि मैं इंग्लिश का ऐसा सेंटेंस बोल देता हूँ या एक्सप्रेस कर देता हूँ जिसको एक्सप्रेस करने में मेन वर्ब का यूज़ ही नहीं होता। क्या मतलब सर यूज़ नहीं होता, समझ नहीं आ रहा है ना? देखो, हर मेन वर्ब का अपना एक मीनिंग होता है ना। जैसे कि यहाँ पे सर एक मेन वर्ब थी, इस बीटिंग का मतलब था सर पीटना या मारना, इस बिकम का मतलब था सर कुछ बनना, ओके, और इस गेटिंग का मतलब सर पाना भी होता है, ठीक है, और यहाँ पे फिलहाल इसका मतलब होना हो रहा है। तो हर मेन वर्ब का अपना अलग मीनिंग होता है ना। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ उस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए मेन वर्ब में कोई वर्ड नहीं है, लेकिन मुझे तो अपनी बात एक्सप्रेस करनी पड़ेगी। तो सर जब मेन वर्ब में कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिससे मैं अपनी बात एक्सप्रेस कर पाऊँ, सेंटेंस लिख पाऊँ, तो सर मैं कैसे लिखूँगा अपने सेंटेंस को? तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ, तो आप उस सेंटेंस को इन्हीं किसी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करके आप अपनी बात कंप्लीट करेंगे। आई रिपीट, आपको एक सेंटेंस बोलना था, आपने कहा सर जो मैं सेंटेंस बोलना चाह रहा हूँ ना, उसके लिए कोई भी वर्ड मेरे पास मेन वर्ब में नहीं है, और अगर मेन वर्ब में नहीं है और आपने ये बताया कि सर सेंटेंस बिना मेन वर्ब के बन भी नहीं सकता, तो मैंने कहा बेटा बस इतना करो कि अपना सेंटेंस इन्हीं किसी एक हेल्पिंग वर्ब ले लो और उसी से कंप्लीट कर दो, उसी से ही एक्सप्रेस कर दो, ठीक है। और जो हमें कंसेप्ट फॉलो करना था कि कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब के नहीं बन सकता, तो हम क्या करेंगे, इसी हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब की तरह एक्ट करा देंगे, इसी हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब की तरह एक्ट करा देंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको पहला डाउट क्लियर हो गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब कभी कभी मेन वर्ब का एक्ट क्यों करती हैं। हो गया क्लियर? ठीक है। अब दूसरे डाउट पर आ जाओ कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब का कब काम कर रही है, मेन वर्ब का कब काम कर रही है। तो इधर आ जाओ, अब ये डाउट क्लियर करते हैं, ठीक है। मैंने कहा सुरेश वॉज क्लीनिंग द कैमरा, सुरेश कैमरा साफ कर रहा था, ठीक है। सर सुरेश यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, वॉज यहाँ पे सर एक वर्ब है, मुझे नहीं पता अभी क्या है, ठीक है। वॉज एक वर्ब है क्योंकि हमने इज एम आर वॉज वर्ब में से देखा था, हेल्पिंग वर्ब में से देखा कि हाँ एक वर्ब है, ठीक है। क्लीनिंग साफ करना, सर साफ करने में हाथ पैर हिलेंगे, हाँ सर हाथ पैर हिलेंगे, मतलब ये मेन वर्ब है। एक्शन दिखा रही है ना, एक्शन दिखाने वाला वर्ड क्या होता है सर? एक्शन दिखाने वाला वर्ड वर्ब होता है, और यहाँ वर्ब होता है सर, अगर वर्ब ये एक हो गई, एक वर्ब ये हो गई, तो जिस सेंटेंस में आपको दो वर्ब दिखेंगी, उसमें पहली वाली हेल्पिंग वर्ब होगी और बाद वाली मेन वर्ब होगी। आई बात समझ में? पहली वाली हेल्पिंग वर्ब, बाद वाली मेन वर्ब होगी। सेकंड वाले एग्जांपल पे आप आ जाइए। मैंने कहा मयंक एंड रोहित आर क्रिमिनल, मयंक एंड रोहित जो है वो क्रिमिनल है, अपराधी हैं। सर मयंक एंड रोहित यहाँ पे सब्जेक्ट है, हाँ सर बिल्कुल सब्जेक्ट है। आर एक वर्ब है, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है या मेन वर्ब का काम कर रही है। मुझे इतना पता है कि यहाँ आर एक हेल्पिंग वर्ब तो 100% है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने पढ़ा है कि सर इन लिस्ट में मैंने देखा कि हाँ आर एक हेल्पिंग वर्ब में से है, लेकिन यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर सकती है, ठीक है। अब मैंने कहा ये क्रिमिनल क्या है? क्रिमिनल कोई एक्शन हो रहा है क्या? नहीं सर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। क्रिमिनल तो एक नाउन भी हो सकता है, क्रिमिनल एक एडजेक्टिव है ना। फिलहाल यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि क्रिमिनल यहाँ पे एक एडजेक्टिव है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। ये इतनी डीप में मत जाओ, आप कुछ मत समझो, बस ये समझो कि क्रिमिनल फिलहाल यहाँ पे एक वर्ब नहीं है, क्रिमिनल यहाँ पे एक वर्ब नहीं है। और क्योंकि यहाँ पे ये एक वर्ब नहीं है, इस पार्टिकुलर सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब आई। कौन सी सर? एक आर वर्ब आई। और वही तो मैंने कहा था, जब आप अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाए
किसी मेन वर्ब का इस्तेमाल करके, तो आपको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है और उसी को मेन वर्ब की तरह एक्ट कराना है, उसी को मेन वर्ब की तरह एक्ट कराना है। क्या बात समझ में आई कि सर यहाँ पे आर जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है? अरे हाँ कि ना, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर वीडियो मज़ा आ रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थर्ड एग्जाम्पल पे आना, अब्दुल एंड चतुर हैव 10 लैपटॉप्स। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ, अगर आप लोगों को मेरी मेहनत दिख रही होगी तो आप ज़रूर मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मुझे भरोसा भी है आप पे कि हाँ, अगर आप देखेंगे कि हाँ, आपको लगेगा कि हाँ, अगर मैंने आपके लिए मेहनत की है और ये वीडियोस आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं, फ्रूटफुल हैं, तो आप बिल्कुल लाइक करेंगे, मुझे ट्रस्ट है आपके ऊपर। ठीक है, आ जाओ। अब्दुल एंड चतुर हैव 10 लैपटॉप्स। अब्दुल एंड चतुर के पास 10 लैपटॉप हैं। ठीक है, अब्दुल एंड चतुर यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, हैव यहाँ पे एक वर्ब है। क्या ये वर्ब सर मेन वर्ब हो सकती है? हाँ, हो सकती है। क्यों? क्योंकि सर ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इन्हीं में से हमने देखा है कि ये एक वर्ब है। अब यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है। ठीक है, 10 लैपटॉप, क्या लैपटॉप कोई वर्ब है क्या? नहीं सर, किसी चीज़ का नाम है, तो नाउन है ना, तो सर ये तो हो नहीं सकता। 10 भी किसी चीज़ का नाम है। फिलहाल यहाँ पे फिलहाल एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जो लोग सोचेंगे कि एडजेक्टिव नहीं बताया, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन अभी डीपली वहाँ नहीं जाना है, अभी वहाँ नहीं जाना है। फिलहाल क्या समझना है कि लैपटॉप यहाँ पे नाउन हो गया, 10 यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, फिलहाल ये वर्ब नहीं है। और यहाँ पे इस पार्टिकुलर सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब है। कौन सी वर्ब है सर? हैव वर्ब है। कौन सी वर्ब है? हैव वर्ब है। और क्योंकि इस पार्टिकुलर सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब है, तो सर इसी को मेन वर्ब होना पड़ेगा इसको मेन वर्ब, है ना। आज मेरी थोड़ी सी वॉइस में काफ़ी प्रॉब्लम है, मैं फिर भी आपके सामने यहाँ पे हूँ खड़ा हुआ। एक्चुअली मैं उस कंडीशन में अभी नहीं हूँ कि मैं आपके सामने खड़ा हो पाऊँ और ये लेक्चर दे पाऊँ, बट स्टिल अपनी प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। ओके, उम्मीद करता हूँ आपने नोट डाउन कर लिया होगा और अब आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया कि सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम कर सकती हैं। ठीक है, और अगर सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम कर सकती हैं, तो सर हर मेन वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, है ना। हर मेन वर्ब की अपनी 5 फॉर्म होती हैं। कुछ लोगों ने यहाँ ये भी हो सकता है पढ़ा हो कि मेन वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं। कोई बात नहीं, हर टीचर का अपना अलग वे ऑफ टीचिंग है। ठीक है, कोई टीचर बुरा नहीं होता, सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है। स्टूडेंट को जिस टीचर से समझ में आए वो उसके लिए बेस्ट टीचर हो जाता है ना। तो अपने टीचर, हर एक टीचर का अपना अलग वे ऑफ टीचिंग होता है, कोई टीचर बुरा नहीं होता। अब आ जाइए, मैंने आपसे कहा हर मेन वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं और एक्चुअली में 5 फॉर्म ही होती हैं मेन वर्ब की। अब हर मेन वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, तो जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करती होगी तो सर उस हेल्पिंग वर्ब की भी 5 फॉर्म होनी चाहिए। उस टाइम जब वो मेन वर्ब का काम कर रही है तो उस टाइम उसकी 5 फॉर्म होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल है, जब भी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करती है तो उसकी 5 फॉर्म्स हो जाती हैं, जैसे हर मेन वर्ब की एक होती हैं। अब मेरा आपसे एक डाउट है, इससे पहले कि हम सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब की 5 फॉर्म्स देखें कि क्या 5 फॉर्म्स होती हैं, उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है। आप मुझे ये बताइए कि एक ही वर्ब है, एक ही मीनिंग है, तो इनको 5 फॉर्म्स में क्यों बनाया गया? क्यों बनाया गया? मैं बताता हूँ। देखिए क्या हुआ, मैंने आपसे एक सेंटेंस बोला, आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। मैंने सेकेंड सेंटेंस आपसे बोला, आई ड्रैंक वाटर, मैंने पानी पिया। फर्स्ट सेंटेंस से मैंने आपसे बोला आई ड्रिंक वाटर, सेकेंड सेंटेंस से मैंने आपसे बोला आई ड्रैंक वाटर। आई यहाँ पे सेम है, वाटर भी सेम है, तो चेंज क्या हुआ सर? सिर्फ ड्रिंक एक वर्ब थी वो चेंज हुई, सिर्फ एक वर्ब वो चेंज हुई है। और उस वर्ब के चेंज होने से ही मैंने सेंटेंस, पहला सेंटेंस बोला मैं पानी पीता हूँ और दूसरा सेंटेंस मैंने आपसे बोला मैंने पानी पिया। क्या बात समझ में आई? जो पहला सेंटेंस था वो प्रेजेंट में मैंने आपसे बोला और जो दूसरा सेंटेंस था वो मैंने आपका पास्ट में बोला। तो क्या बात समझ में आ रही है कि वर्ब के चेंज होने से टाइम का पता लगता है कि जो सेंटेंस बोला गया है, जो बात कही गई है, वो प्रेजेंट में कही गई है या पास्ट में कही गई है ना। तो अब बात समझ में आई होगी कि जो 5 फॉर्म्स बनाई गई हैं वर्ब की, वो इसलिए बनाई गई हैं ताकि हमें सेंटेंस देख के ही पता लग जाए कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। इसलिए 5 फॉर्म्स बनाई गई थी मेन वर्ब की। आज लॉजिक आपका क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब आ जाइए,
ऑल मेन वर्ब हैव 5 फॉर्म्स, सारी की सारी मेन वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, अभी जैसा कि हमने पढ़ा, ठीक है। अब जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करती हैं तो वो उनकी भी 5 फॉर्म होती हैं। कौन कौन सी, देखिए। अगर बी की फॉर्म्स की बात करता हूं तो बी एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वॉज वर्ब की सेकंड फॉर्म, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। अगर बात करते हैं हैव की फॉर्म्स की तो डियर हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, हैड अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, हैविंग द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड हैज़ द फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर डू की बात करें तो डू इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, whereas did is the second form of verb, done is the third form of verb, doing is the fourth form of verb, and the last one is does, the fifth form of verb. बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ तक हमने सारी की सारी अपनी हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट कर ली है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की बात कर रहा हूँ अभी मैं, है ना। हमने एक बार रिवाइज करा दूँ, हमने वर्ब चैप्टर स्टार्ट किया। वर्ब में हमने देखा कि वर्ब 2 तरीके की होती हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हमने कहा पहले हेल्पिंग वर्ब को हमने लिया तो हमने कहा पहले हेल्पिंग वर्ब ही पढ़ लेते हैं, है ना। तो मैंने कहा ठीक है हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब में हमने देखा 2 तरीके की हेल्पिंग वर्ब होती हैं। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड द सेकंड वन इज मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब को मॉडल्स भी बोलते हैं, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब को मॉडल्स भी बोलते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, दोनों ही हेल्पिंग वर्ब हैं सर। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब है, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब जिसको मॉडल्स भी बोलते हैं वो भी हेल्पिंग वर्ब है। तो सर दोनों ही हेल्पिंग वर्ब हैं, दोनों को एक साथ क्यों नहीं पढ़ा, इनकी 2 कैटेगरी क्यों बना दी गई? मॉडल्स को अलग पढ़ रहे हैं हम, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को हम अलग पढ़ रहे हैं। सर ऐसा क्यों हुआ, मैं बता रहा हूँ। यही मैंने आपको बताया भी था कि मॉडल्स को अलग इसीलिए पढ़ना पड़ता है, क्यों? क्योंकि मॉडल्स कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करती हैं, मॉडल्स हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। और जो बाकी हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब थी वो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों का काम कर सकती हैं, वेयर एज मॉडल्स सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं, इसीलिए हमने इसको अलग पढ़ा। अब आ जाओ, मॉडल्स कौन कौन सी होती हैं एक बार नज़र मार लेते हैं, फिर उसके बाद हम 1 बाय 1 इनका यूज़ देखेंगे, बहुत डिटेल में इनका यूज़ देखेंगे। और उसके बाद मैं आपको एरर के क्वेश्चंस बताने वाला हूं कि किस तरीके से एग्जामिनेशंस में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछता है इस पार्टिकुलर टॉपिक से। मॉडल्स कौन कौन सी हैं? मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ओट टू, दीज ऑल आर द मॉडल्स। अब इनको हमें 1 बाय 1 पढ़ना है डिटेल में। आ जाओ, अब इनको पढ़ने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, इनको पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है मुझे। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका प्रैक्टिकल लाइफ में भी बड़ा ही इंप्लीमेंट होता है। आप देखेंगे कैसे, ठीक है। आ जाइए, सबसे पहले मे लिखा है तो मे को ही पढ़ लेते हैं, है ना। तो मे मैंने लिया, मैंने कहा ठीक है। मे जो एक वर्ड है इसके 2 यूज़ हैं, और इसका जो पहला यूज़ है, यूज टू टेक परमिशन। मे का पहला यूज़ ये है कि जब भी आपको परमिशन लेना होती है तो आप मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं या बोलते हुए आ रहे हैं, मे आई कम इन मैम, है ना। मे आई ड्रिंक वाटर मैम, मे आई गो, हाँ सही कहा, मे आई गो वॉक, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये सारी सारी परमिशन हम लेते थे, किससे लेते थे? सर मे के द्वारा लेते थे। तो क्या पता लगा कि हाँ सर मे का जो हम उस टाइम इस्तेमाल किया करते थे अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, वहाँ पे हम परमिशन के लिए इस्तेमाल किया करते थे। मे द फर्स्ट यूज टू टेक परमिशन। एग्जाम्पल, मे आई कम इन, ओके। मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ? परमिशन है, बिल्कुल है। थर्ड वन, मे आई ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पी सकता हूँ? परमिशन है सर, बिल्कुल परमिशन है, ठीक है। मतलब क्लियर हो गया कि मे का फर्स्ट यूज़ क्या है कि आप उसको परमिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेरे बाबू, मे के आप सेकंड यूज़ पर आते हैं, इट ऑल्सो शोज पॉसिबिलिटी। मे को आप पॉसिबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी शो करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इट मे रेन, मैंने एग्जाम्पल दिया, इट मे रेन, बारिश हो सकती है, बारिश हो सकती है, मतलब पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं हम। और अगर पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं बारिश होना, है ना, बारिश हो सकती है, मतलब संभावना है, पॉसिबिलिटी है। और अगर ये पॉसिबिलिटी है तो मैंने किस वर्ड से इस पॉसिबिलिटी को शो किया? आप कहोगे सर जो आपने पॉसिबिलिटी शो की है ये मे वर्ड से की है ना, मे वर्ड से की है, मतलब इट मे रेन, बारिश हो सकती है, एंड मैंने पॉसिबिलिटी शो की मे वर्ड से शो की है। सेकेंड एग्जाम्पल पाओ, जो ही मे कम वह आ सकता है, ही मे कम वह आ सकता है, और वह आ सकता है ना, तो संभावना है, पॉसिबिलिटी है। किस वर्ड से मैंने दिखाया? मैंने मे वर्ड से यहाँ पे पॉसिबिलिटी अगेन दिखाई। तो 2 यूज़ हमने मे के बड़े इंपॉर्टेंट देखे। क्या कि सर मे को आप परमिशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड मे को आप पॉसिबिलिटी शो करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक पॉइंट
मे से आपको ध्यान रखना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए, मे कम्स इन सबऑर्डिनेट क्लॉज इफ प्रिंसिपल क्लॉज इज इन प्रेजेंट टेंस एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट्स विथ डैट सो डैट इन ऑर्डर डैट। चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस या फिर आईबीपीएस का कोई एग्जाम हो, एसबीआई का कोई एग्जाम हो, मे, माइट, मस्ट ये वर्ब है। अभी हम मे पढ़ रहे हैं, लेकिन मे, माइट, मस्ट हम आगे पढ़ेंगे। इन सब से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं जो एक एक बात आपको बता रहा हूँ, ये अपने आप में क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, आपको नोट डाउन बहुत अच्छे से करना है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल ये जो पॉइंट है, इससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, बहुत बार, और हर एग्जाम में रिपीट होता है, क्या? मे कम्स इन सबऑर्डिनेट क्लॉज। और एक एक पॉइंट क्लियर कराऊंगा मैं आपको, वो सारे के सारे पॉइंट क्लियर होंगे जिस पॉइंट से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, वो सारे पॉइंट क्लियर करेंगे हम, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। अब मैंने कहा मे कम्स इन सबऑर्डिनेट क्लॉज, मे सबऑर्डिनेट क्लॉज में आता है इफ प्रिंसिपल क्लॉज इज इन प्रेजेंट टेंस, अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है तो, एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट्स विद दैट सो दैट इन ऑर्डर दैट, एंड अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट सो दैट और इन ऑर्डर दैट या फिर इन ऑर्डर दैट से स्टार्ट होता है, तब सबऑर्डिनेट क्लॉज में आता है। नहीं आ रही है बात समझ में? देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, एक सेंटेंस है, उसमें दो क्लॉज हैं, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक मेन क्लॉज, ठीक है, या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब जिसको कंफ्यूज है ना, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, मेन क्लॉज क्या होता है, मैंने पूरा बेसिक कंप्लीट कराया हुआ है। कमेंट में ये नहीं लिखना कि सर आपने सबऑर्डिनेट क्लॉज, मेन क्लॉज तो बताया ही नहीं। मैंने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पूरा कंप्लीट करा रखा है। अगर किसी को डाउट है तो वहाँ पे जाके आप सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में तीनों पार्ट्स के लिंक भी दे दूँगा। इन 3 वीडियोज़ में ही आप पूरी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कवर कर पाएंगे बहुत ईजीएस्ट वे में। अब आ जाइए, मैं क्या कहना चाह रहा था आपसे, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप मे को सबऑर्डिनेट क्लॉज में पुट करोगे, अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है, एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज में डैट से स्टार्ट हो रहा है या फिर सो डैट से स्टार्ट हो रहा है या फिर इन ऑर्डर डैट, इन तीनों में से किसी से भी सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट हो रहा है, तो आप सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे वर्ब पुट करोगे। बस प्रिंसिपल क्लॉज जो होना चाहिए वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। अभी भी बात क्लियर नहीं हुई, कोई बात नहीं बाबू, अभी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगी, टेंशन मत लो। वी अर्न सो डैट वी मे विल लिव। मैंने 2 वर्ब यहाँ पे क्यों लिखी है, आपको देखना है यहाँ पे मे आएगा या फिर विल आएगा, ठीक है, ये आई है, आपको देखना है या तो मे आएगा या फिर विल आएगा, कौन सी वर्ब आनी चाहिए यहाँ पे, आपको क्या लगता है बताइए। वी अर्न सो डैट वी मे लिव, ऑब्वियसली आपने पहचान लिया होगा कि सर यहाँ पे मे आनी चाहिए, और विल यहाँ पे अगर हुआ तो सेंटेंस में 100% एरर होगा। कैसे पहचाना? सबसे पहली बात तो मैंने ये देखी कि सो डैट से ही सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट हो रहा है, सो डैट से हो रहा है, और जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है, एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज सो डैट से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने कहा वहाँ जो वर्ब आएगी सब्जेक्ट के बाद वो मे आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो मे आनी चाहिए, ठीक है। आ जाओ सेकेंड एग्जाम्पल पहुँचो। ही इज़ बिल्डिंग हिज बॉडी सो डैट ही मे ज्वाइन द आर्मी। वह अपनी बॉडी बना रहा है ताकि वह आर्मी ज्वाइन कर सके, है ना। तो ही इज़ बिल्डिंग हिज बॉडी प्रेजेंट में है, इज़ मैंने बताया था प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं। ही इज़ बिल्डिंग हिज बॉडी, वह अपनी बॉडी बना रहा है। अगेन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट हुआ है सर वो सो डैट से स्टार्ट हुआ है, एंड प्रिंसिपल क्लॉज जो है ना वो प्रेजेंट में है, और प्रिंसिपल क्लॉज अगर प्रेजेंट में है, सो डैट से स्टार्ट हुआ है सबऑर्डिनेट क्लॉज, यहाँ जो वर्ब आनी चाहिए सर मे आनी चाहिए, उसके बाद ही मेन वर्ब आएगी, ठीक है। अगर मैं वहाँ मे की जगह कोई और वर्ब लिखता, वहाँ विल कर देता, वुड कर देता, है ना, तब भी गलत होता। या कोई भी वर्ब अगर आप वहाँ पुट करते हैं एक्सेप्ट मे, there will be an error. Getting my point? That's great. Okay, आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और हाँ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।